नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, देश दिन भर में आपका स्वागत है। देश के अलग अलग इलाकों से हम आपके लिए खबरें लेकर आए हैं। सबसे पहले दिल्ली में, जहां पर केजरीवाल सरकार के 50 दिन पूरे हुए और उन्होंने एक हेल्पलाइन शुरू की है। इस हेल्पलाइन के जरिए भ्रष्टाचार का मुकाबला किया जाएगा। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, माफिया ने पुलिस के एक कर्मी को सरे राह डंपर से कुचल दिया। पटना में आरजेडी सुप्रीमो ने अपनी पार्टी का विलय जनता परिवार में कर दिया है। गोवा कैमरा कांड के बाद देश के कई इलाकों में पुलिस कार्रवाई कर रही है। खासतौर पे आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़। साथ ही साथ गुजरात के वलसाड़ में बीजेपी विधायक की घूसगिरी को लेकर काफी चर्चा हो रही है। और पंजाब से एक खबर ऐसी है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां जानबूझकर बच्चों की अदला बदली की गई है। इन सब खबरों पर हम नजर डालेंगे तेज रफ्तार के साथ। लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश, जहां रेत माफिया का हौसला इस कदर बुलंद है कि खनन माफिया के एक कांस्टेबल को डंपर से कुचलकर मार डाला। हालांकि मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सजा दी जाएगी, लेकिन लोगों का ये कहना है कि रेत माफिया का जिस तरह से प्रभाव लगातार कम नहीं हुआ है, उसको लेकर चिंता काफी ज्यादा है। जिले में रेत माफिया के एक बेलगाम डंपर ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को कुचलकर मार दिया। पुलिस के मुताबिक नूराबाद थाने के पुलिसकर्मी धर्मेंद्र सिंह चौहान पुलिस दल के साथ जीप से धनेला गांव में एक लूट के आरोपी को पकड़ने जा रहे थे। उसी दौरान उन्हें रास्ते में रेत माफिया का एक डंपर दिखाई दिया। धर्मेंद्र ने जीप से उतरकर डंपर रुकवाने की कोशिश की। पुलिस को सामने देखकर डंपर चालक वाहन लेकर भागने की कोशिश करने लगा, जिससे धर्मेंद्र उसकी चपेट में आ गए। ड्राइवर ने तेजी से बैक कर दिया डंपर और साइड में 3 फीट की खंती थी, उसमें बैक करते हुए दौरान डंपर उसका आधी पलटने की पोजीशन में आ गया, जिससे आरक्षक उसके नीचे दब के उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। खास बात यह है कि चंबल इलाका रेत माफियाओं के लिए कुख्यात है। रेत माफिया के खिलाफ अभियान चलाने वाले IPS अधिकारी नरेंद्र कुमार भी रेत माफिया का शिकार बन चुके हैं। 2 साल पहले अवैध खनन करने वाले माफिया की ट्रॉली ने ईमानदार IPS अफसर को कुचल दिया था। दिल्ली के पूर्व विधायक भरत सिंह के हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से कार्बाइन बरामद हुई है, 2 विदेशी पिस्टल और बड़ी मात्रा में गोलियां भी बरामद हुई हैं। पुलिस का ये कहना है कि ये मामला प्रॉपर्टी का विवाद लगता है और साथ ही साथ आपसी रंजिश का भी। INLD के पूर्व विधायक के कत्ल के आरोप में पुलिस ने मास्टरमाइंड उदयवीर काला के अलावा सुनील, सूबे और चांद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1 कार्बाइन और 2 पिस्टल भी बरामद की है। आशंका जताई जा रही है कि भरत सिंह की हत्या जायदाद और आपसी रंजिश के चलते की गई है। माना जा रहा है कि इन चारों की गिरफ्तारी के बाद कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको बता दें कि 29 मार्च को नजफगढ़ में एक समारोह में गए पूर्व विधायक भरत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये आ रहा है कि 8 आदमी थे जो वाटिका में अटैक करने गए। सबके पास वेपन थे और उन्होंने जाके ताबड़तोड़ वहाँ पे फायरिंग की और जिसमें ये 5 लोग घायल हुए। क्या आप अपने स्कूल के सहपाठियों के ऊपर भी विश्वास नहीं करें? दिल्ली के विवेक विहार का ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 4 दोस्त थे। इन्होंने अपनी 19 साल की फिजियोथेरेपी की कॉलीग को, जो साथ में पढ़ती थी, उसको बुलाया कि घर पर एक पार्टी हो रही है, आप आओ। जब वो लड़की वहां पहुंची, आरोपी है कि उसके साथ गैंगरेप किया गया। दिल्ली की पॉश कॉलोनी विवेक विहार में 4 दोस्तों पर अपने एक दोस्त को हवस का शिकार बनाने का सनसनीखेज आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप के चारों आरोपियों की स्कूल के जमाने से पीड़ित छात्रा से दोस्ती थी। पार्टी के बहाने चारों लड़कों ने लड़की को घर बुलाया और उसे बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। वारदात के बाद लड़की ने अपने परिवार वालों को बताई और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को धर दबोचा और एक की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के 50 दिन पूरे हुए तो उन्होंने एक नई हेल्पलाइन जारी की है जो भ्रष्टाचार के मुकाबले के लिए है। इस हेल्पलाइन का नंबर है 1031। लेकिन कांग्रेस के नेता अजय माकन ने ट्वीट की है कुछ फोटो और उनका ये कहना है कि कैसे 50 दिन के अंदर ये पार्टी आम लोगों की पार्टी न रहकर VIPs और VVIPs की पार्टी बन गई है। ये आप वहां खड़े कारों को और साथ ही साथ वहां लगे बोर्ड को देखकर अंदाज लगा सकते हैं। मेरा नाम विक्रम है। मैं अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए गया था और मेरे से 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन जारी करने के बाद इस तरह का डेमो दिखाया गया। इस मौके पर बोलते हुए केजरीवाल ने एक बार फिर से
जनता को मोबाइल में बातचीत रिकॉर्ड कर सरकार को देने की बात दोहराई। उनका दावा है कि हेल्पलाइन नंबर से दिल्ली से भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद मिलेगी। केजरीवाल का दावा है कि उनकी पिछली सरकार के दौरान भ्रष्टाचार काफी कम हो गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। उन्होंने इस बार हेल्पलाइन लागू करने में हुई देरी पर सफाई भी दी। उन्होंने इस मौके पर इशारों में दूसरे राज्य सरकारों को भी बिजली के बिल कम करने की नसीहत दी। केजरीवाल ने कहा कि उनका तीसरा चुनावी वादा था दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करना। भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन जारी करते हुए केजरीवाल ने पूर्ण राज्य के दर्जे के राग को भी छेड़ा। क्या आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया के जो 10 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर है, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, उसमें से 6 भारत के हैं। और दुनिया की सबसे प्रदूषित सिटी, शहर अगर कोई है तो वो है देश की राजधानी दिल्ली। यही कारण है कि कई बार दिल्ली में बच्चों से लेकर बुजुर्गों को कभी आंखों में जलन होती है तो तरह तरह की बीमारियां होती हैं। कई लोगों को जुकाम और खांसी लगभग साल भर रहता है। इस पर आप जरूर देखिए आज रात 8 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम। लेकिन इस वक्त देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 17 साल में दिल्ली का ग्रीन एरिया 1.75 से बढ़कर 20.2 तक पहुंच चुका है, लेकिन दिल्ली अभी भी प्रदूषण के खतरे से घिरी हुई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में RSPM यानी वो सूक्ष्म कण जो सांसों के जरिए हमारे शरीर तक पहुंचते हैं, उनकी मात्रा पिछले 7 साल में कई गुना बढ़ चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक राजधानी की हवा में RSPM का आंकड़ा 2007 में 161 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, जबकि 2014 तक यह आंकड़ा 316 तक पहुंच चुका है। एम्स में सांस से संबंधित बीमारियों का इलाज कराने वाले मरीजों की गिनती बीते 10 साल में 300% बढ़ चुकी है। वहीं दिल्ली के वल्लभ भाई पटेल टेस्ट इंस्टीट्यूट में यह आंकड़ा 79% तक बढ़ चुका है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फरमान में दिल्ली के सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CNG को अनिवार्य किया था। उस फैसले के बाद दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा में भारी गिरावट भी हुई थी, लेकिन अब हालात पहले से भी बदतर हो चुके हैं। गंदगी और पॉल्यूशन से जो तकलीफ होती है वो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को होती है और उन लोगों को होती है जिनको सांस की बीमारी है, जैसे एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, या जो लोग जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं दिल की बीमारी की वजह से, या जो फेलियर में हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में हैं, या जो लोग स्टीरॉयड थेरेपी में हैं जिनका लीवर किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। तो ऐसे लोगों को पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होता है। प्रदूषण का जो सवाल है ये हमारे स्वास्थ्य का सवाल है और इससे हम सब के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और ये समझ लीजिए ये बहुत बुरा असर है। आज जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि हर तीसरे बच्चे के जो फेफड़े हैं उसकी कैपेसिटी कम होती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अब बात करते हैं कुख्यात अपराधी की जिसका नाम है भूरा। इसको पंजाब की पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पर कई राज्यों के पुलिस ने लाखों रुपए का इनाम रखा हुआ है। इनामी बदमाश भूरा के साथ उसका साथी सचिन भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक जब पुलिस दल नाकेबंदी कर गाड़ियों की जांच कर रहा था, उसी दौरान भूरा अपने साथी के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी से वहां से गुजरा, तब पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि भूरा पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों रुपए का इनाम रखा हुआ था। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस कई मामलों के खुलासे की उम्मीद जता रही है। भूरा जो है इसके खिलाफ तकरीबन 60 एक मुकदमे दर्ज है, जिसमें 5 कत्ल हैं, तकरीबन 15 लोगों की जान ले चुका है और इसके अलावा दर्जन से ज़्यादा इसके 307 डकैतियाँ, लूट और फरौती के केसेस रजिस्टर हुए हैं। फैब इंडिया सीसीटीवी कांड के अंदर गोवा पुलिस के सूत्रों का अब यह दावा है कि जो कैमरा जिसे HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने पकड़ा था, जहां तक उसका सवाल है वो मैनेजमेंट को बताए बिना बदल दिया गया था। देखिए इस रिपोर्ट में। गोवा के फैब इंडिया के जिस शोरूम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कैमरा पकड़ा था, उसकी जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। गोवा पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मैनेजमेंट को कैमरे की जो जगह बताई गई थी उसको बाद में बदल दिया गया। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है। उधर गोवा पुलिस ने अब फैसला लिया है कि वो पूरे सूबे के शोरूम में अचानक छापेमारी कर जाँच करेगी। ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे गोवा पुलिस प्रोएक्टिव पुलिसिंग करें और उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। शोरूम के ऑनर्स या मैनेजर्स के साथ में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी चलाया जाएगा और मीटिंग होगी उनके साथ में।
गोवा पुलिस ने इस मामले में फैब इंडिया के अफसरों को पूछताछ के लिए तलब भी किया है। गोवा पुलिस का कहना है कि अगर फुटेज में छेड़छाड़ की बात सामने आती है तो उसकी जांच के लिए हैदराबाद की फोरेंसिक लैब भी भेजा जा सकता है। उधर एक आरोपी का कहना है कि कैमरे से उसका कोई लेना देना नहीं है। गोवा मामले के सामने आने के बाद देश के कई शहरों में पुलिस चौकन्नी हो गई है। जैसे अभी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां बाकायदा शोरूम के अंदर जाकर पुलिस वालों ने ये चेक किया है कि कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और कहीं कोई खुफिया कैमरा चेंजिंग रूम के आसपास तो नहीं लगा है। गोवा कांड से सबक लेते हुए छत्तीसगढ़ में भी पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। बिलासपुर के मॉल में दुकानों के सीसीटीवी कैमरों के साथ चेंजिंग रूम की भी जांच की गई। पुलिस ने जानने की कोशिश की कि कहीं कोई खुफिया कैमरा तो नहीं लगा है। पुलिस ने दुकानदारों को निर्देश दिया कि सुरक्षा के नाम पर किसी तरह की खुफियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये एक सिंपल सा रूटीन चेकअप है और इस तरह के रूटीन चेकअप हम लोग शहर में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जनता की जान माल की हिफाजत के लिए करते रहेंगे। इसके अलावा नवाबों के शहर में भी शोरूम की पड़ताल तेज हो गई है। पुलिस ने लखनऊ में कपड़ों के शोरूम का औचक निरीक्षण किया और ये जानने की कोशिश की कि कहीं कोई खुफिया कैमरा तो नहीं लगा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपनी पार्टी का विलय जनता परिवार में कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि अब पार्टी के कई अहम फैसले मुलायम सिंह यादव लेंगे। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू ने कहा कि देश में एक निशान और एक मोर्चे की जरूरत है और इसके नेता मुलायम सिंह यादव हैं। उनके मुताबिक जनता परिवार के कार्यकर्ता सभी पार्टियों के विलय के बाद जनाधार बढ़ाने के लिए देश के हर हिस्से में जाएंगे और लोगों के सामने बीजेपी कांग्रेस से अलग राजनीतिक विकल्प रखेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी और केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जेडीयू, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने एक साथ आकर जनता परिवार को फिर से जीवित करने की योजना बनाई है। 3 महीने पहले ही इन पार्टियों के विलय की योजना थी, लेकिन नेतृत्व को लेकर बार बार पेंच फंसता रहा है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन विलय की घोषणा होने वाली थी, लेकिन नीतीश कुमार के अचानक बीमार पड़ जाने के कारण विलय पर अंतिम फैसला नहीं हो सका है। जनता परिवार 6 दल के बाद थे, वो विलय हो चुका है। इसकी फॉर्मेलिटी माननीय मुलायम सिंह जी घोषणा करेंगे क्योंकि वही अधिकृत है। एक झंडा एक निशान, अब बीजेपी को भगाने के लिए मांग रहा है हिंदुस्तान। यहां दिल्ली में राष्ट्रीय सेवा संगम 5 साल बाद आयोजित किया गया और इसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरएसएस निष्काम भाव से काम करता है और उसके कामों में हमेशा राजनीति को नहीं खोजा जाना चाहिए। दिल्ली में 5 साल बाद आयोजित राष्ट्रीय सेवा संगम को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया। उन्होंने बिना किसी संगठन का नाम लिए हुए निशाना साधते हुए कहा कि संघ को कुछ पाना नहीं है, बल्कि उसे नाम भी नहीं चाहिए, उसे तो बस सेवा करनी है और 25 सालों में उसका यही रूप तैयार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि सबको जोड़ते हुए समाज को सुंदर बनाना है। काम करने की इच्छा जिनकी है और जो पहले से काम कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों को जोड़ते जाए अपने सद्व्यवहार से, अपने आत्मीयता से। आगरा में दहशत का माहौल है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि एक 2 मंजिला इमारत में देर रात को जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 2 महिलाओं की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। आगरा के इस 2 मंजिला मकान में धमाका इतना जोरदार था कि पूरा मकान धराशायी हो गया। रकाबगंज थाना के पास एक होटल के बगल के मकान में हुए इस धमाके में अंदर सो रही 2 महिलाओं की जान चली गई और 3 लोग जख्मी हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके के मकान भी हिल गए। आपको बता दें कि जिस मकान में धमाका हुआ उसके अगल बगल में कई मशहूर होटल हैं, जिनमें विदेशी और देशी दोनों पर्यटक ठहरते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस जाँच की बात कर रही है। धमाका चूंकि अभी मलबा है, इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता किस कारण से हुआ है। मलबा हटते ही जो बीडीडीएस की टीम आई है वो अपना निर्णय दे पाएगी कि कैसे धमाका। पुलिस सूत्रों का दावा है कि धमाका देशी बम के फटने से हुआ है। पुलिस को मौके से बारूद भी मिला है। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए हैं। देर रात हुए इस धमाके की जांच के लिए मौके पर डॉग और बम स्क्वाड भी पहुंच गया था। पुलिस ने मौके से कुछ नमूने उठाए हैं और उसकी भी जाँच की जा रही है। लुधियाना में एक अस्पताल में गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में परिवार बेहद नाराज हुए और मालूम ये पड़ा कि 2 नवजात बच्चों की अदला बदली हो गई। लुधियाना के सिविल अस्पताल में जो हुआ उसने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी।
दरअसल अस्पताल में 2 गर्भवती महिलाओं अनीता और सुनीता ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से अनीता ने एक लड़के जबकि सुनीता ने एक लड़की को जन्म दिया। लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते दोनों बच्चों की अदला बदली हो गई। मेरा लड़का हुआ, उनको लड़की हुई। फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर बताया कि तुम्हारा लड़का है, उसकी लड़की है। फिर उसके बाद मेरी बहन को बुलाया, नीचे से ऊपर बुलाया बच्चा लेने के लिए। उनका नाम भी सुनीता है। तो फिर सोचे उन्हीं को बुला रहे हैं, ये नीचे आई तब तक वो जाके बच्चा ले लिए। दोनों एक ही ठग थे। सानू लड़का हैंडओवर किया गया बच्चा, उस तो आधे घंटे बाद ठीक कहते भी साड़ी लड़की हुई है, साडा बच्चा लड़का ठेडा नहीं है। हालात तब अजीब हो गए जब लड़की को जन्म देने वाली मां ने भी ये मानने से इनकार कर दिया कि उसने किसी लड़की को जन्म दिया है। उनका कहना है कि लड़का उन्हीं का है और वो उन्हीं को मिलना चाहिए। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से आश्वस्त है कि उन्होंने बच्चे सही माँ बाप को ही सौंपे हैं। साथ ही परिजनों की गलतफहमी को दूर करने के लिए अस्पताल प्रशासन अब डीएनए टेस्ट का सहारा लेने की बात कर रहा है। गुजरात के वलसाड़ से जानकारी ये आ रही है कि एक चांटे के बदले लात घूंसे पड़े, और वो भी एक विधायक जी ने किया। कैसे, यहाँ देखिए। वलसाड़ में हनुमान जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक की घूसागिरी देखने को मिली और घूसा मार नेताजी की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी के विधायक भरत पटेल युवक पर घूसे बरसा रहे हैं। आरोप है कि वलसाड़ के विधायक भरत पटेल को कार्यक्रम के दौरान इस युवक ने चांटा मारा था। युवक से चांटा खाने के बाद विधायक आग बबूला हो गए और बौखलाए नेता ने युवक पर घूसे बरसाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि नेताओं को बस मौका मिलना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश प्रताप सिंह एक कार्यक्रम का शुभारंभ करने गए। ये नेशनल साइकिलिंग की प्रतियोगिता थी, लेकिन जब वो वहां गए तो उन्होंने साइकिल के फायदे गिनाने शुरू कर दिए, जो कि उनका पार्टी चिन्ह भी है। लखनऊ में नेशनल साइकिलिंग 2015 का उद्घाटन करते हुए अखिलेश ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो तो साइकिल चलाते रहते हैं, लोग भी साइकिल चलाएं और आगे बढ़ते जाएं। उन्होंने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि वो अधिकारियों को साइकिल चलाने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे उनका प्रचार ज्यादा होने लगेगा। अखिलेश जब कुछ बोले तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती कहाँ चुप रहने वाली थी, सो उन्होंने भी समाजवादी सरकार पर हमला बोल दिया कि उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के पिछले 3 वर्षों का कार्यकाल हर मामले में व हर स्तर पर बहुत ही ज्यादा खराब, दुखदायक व कष्टदायक एवं अति चिंताजनक रहा है। कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग अब तेज होती जा रही है, और यह भी बताया जा रहा है कि अब तो कुछ लोग खून से भी इस तरह के खत लिखने लगे हैं, और उनका यह कहना है कि राहुल गांधी को जल्द से जल्द पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर अनोखी मांग शुरू की है। आलाकमान का ध्यान इस ओर खींचने के लिए कांग्रेसियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम खून से खत लिखा। खत में उन्होंने राहुल गांधी के हाथ में पार्टी की बागडोर सौंपने की अपील की, ताकि कांग्रेस अपने खोए जनाधार को वापस हासिल कर सके। दरअसल कांग्रेस के दिनों दिन गिरते जनाधार को बचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रियंका को महासचिव बनाने की मांग शुरू कर दी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, सभी लोगों की यही हार्दिक इच्छा है कि राहुल भैया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और प्रियंका गांधी जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाए। देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार के नालंदा में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने वर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है। उनका आरोप यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर जेडीयू के विधायक अनंत सिंह मांझी और उनके परिवार की हत्या कर सकते हैं। नालंदा जिले के एक हाई स्कूल में माता सेवरी महोत्सव के उद्घाटन के बाद जीतन मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेडीयू के विधायक अनंत सिंह के जरिए न केवल उन्हें परेशान किया जा रहा है, बल्कि परिवार समेत मरवाने की साजिश भी रची जा रही है। इतना ही नहीं, उनका समर्थन करने वाले विधायकों को डराया धमकाया भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पूरे परिवार का सर्वे हो रहा है, जैसे किसी अपराधी को मारने से पहले करते हैं। झांसी में छात्रों के गुस्से को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बाकायदा शव यात्रा निकाली
और साथ ही साथ झांसी में एलाइट स्क्वायर पर उनका विरोध स्वरूप अंतिम संस्कार भी किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने कार्यकर्ताओं पर आगरा में हुए लाठीचार्ज को लेकर काफी खफा है। इसी के विरोध में छात्र संगठन ने झांसी में आयोग के अध्यक्ष का पुतला जलाया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लोक सेवा आयोग के पर्चे लीक कराकर 5 लाख रुपए में बेचे गए, जिससे गरीब छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से नहीं हटाया जाता, ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि सबसे पहले IBN 7 ने ही परीक्षा के दिन पेपर लीक होने का खुलासा किया था, जिसके बाद सरकार हरकत में आई थी और परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। तो आज इस बुलेटिन में